39 में है आपका 4 benches are being worked by the open cast mining system. Height, width, and face slope angle of each bench are 15 meter, 50 meter, and 60° respectively. The overall slope angle of the bench तो एक इशू में क्या है, 4 बेंचेस हैं जो कि क्या किसके द्वारा काम किया, ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम से वहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। और हर बेंच का हाइट, विड्थ और फेस स्लोप एंगल दे दिया गया है, जो कि एक बेंच का हाइट दिया है 15 मीटर, विड्थ दिया है 50 मीटर और फेस स्लोप एंगल दिया है 60°। तो मेरे को ओवरऑल स्लोप एंगल निकालना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 बेंचेस दिए हैं, हेलो हेलो, हाँ आवेश हाँ आवेश यहाँ पे आपका 4 बेंचेस हैं, 2 3। तो आपका हर बेंच का आपका दे दिया हाइट, हर बेंच का हाइट दिया है आपका 15 मीटर, ठीक। यहाँ पर फेस स्लोप एंगल दे दिया है 60°, और बेंच का विड्थ कितना दिया है 50 मीटर सभी का। मेरे को क्या बोला है इसमें, ओवरऑल स्लोप एंगल निकालना है बेंच का। तो ओवरऑल स्लोप एंगल कहाँ से निकलेगा, जो आपका टॉप मोस्ट बेंच है उसका क्रस्ट, और जो लास्ट बेंच है उसका टो, इसको आप मैच करेंगे, जो भी एंगल बनेगा इसको बोलते हैं ओवरऑल स्लोप एंगल। ओवरऑल स्लोप एंगल ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस करेंगे तो यहाँ से थीटा निकलेगा, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर भी दे दिया गया है और बेस भी, सब चीज़ आपका अवेलेबल है। ठीक, आपको बस फाइंड आउट क्या करना है, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, ठीक। और बीच का पार्ट तो 50 मीटर दे दिया गया है। तो ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका है
15 मीटर और आपको बेस निकालना है यहाँ पे। तो बेस कितना आएगा आपका 15 डिवाइड बाई 10 60, तो ये आएगा आपका 8.66। तो 8.66 कितना है 1 2 3 4, तो आपका बेस टोटल बेस कितना आ जाएगा उसको जोड़ देते हैं हम। देखिए 50 एक बार है, 2 बार है और 3 बार है। 3 इंटू 50 प्लस 4 4 इंटू 8.66, तो टोटल इसको जब एड ऑन करेंगे तो आएगा आपका 184.641 मीटर। ये आपका बेस आ गया। और हाइट कितना है, टोटल हाइट 15-15 मीटर के 4 आपके बेंचेस हैं, 4 इंटू 15 तो 60 मीटर आपका हाइट हुआ। तो थीटा कैसे निकलेगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर आपका 60 डिवाइड बाई बेस, तो कितना आएगा आपका ये 18 डिग्री। तो यहाँ पे फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको tan इनवर्स tan थीटा का फार्मूला याद रखना है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, वहाँ से आपका ओवरऑल स्लोप एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ना कि आपको फार्मूला याद करने की जरूरत है इसके लिए, बस आपको ये वाला पार्ट निकालना था। ठीक, यहाँ पे आपके 4 पार्ट हैं और 50 आपके 3 पार्ट हैं। तो जैसे 8.66 आया उसको 4 बार मल्टीप्लाई किए प्लस 50 इंटू 50 को 3 बार मल्टीप्लाई किए, तो आपका बेस वाला पार्ट आ गया टोटल यहाँ से यहाँ तक का, और टोटल हाइट आपको मिल जाएगा यहाँ से 15 इंटू 4। तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका थीटा आ जाएगा ये ओवरऑल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 18 डिग्री। अगर किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 में है द एरर इन मेजरिंग द रेडियस of rod was 5 centimeter, circular rod was 0.2%. The error measuring the radius rod was 5 centimeter, circular rod was 0.2%. If the cross-sectional area of rod was calculated using this measurement, then the rod resulting absolute percentage error in the computed area is. मतलब क्या बोला है कि रेडियस में अगर 0.2% का एरर शो कर रहा है तो अगर उसका एरिया मापे तो उस एरिया में कितना परसेंटेज का एरर कंप्यूट किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है आपका 0.4%,
ऑप्शन बी है आपका 0.3%, ऑप्शन सी है 0.5%, ऑप्शन डी है आपका 0.2%। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा। फोर्टी बताइए क्या हुआ करेक्ट ऑप्शन। द एरिया इन मेजरिंग द रेडियस रॉड वाज 5 cm, circular rod was 0.2%. If the cross-sectional area of rod was calculated using this measurement, then the rod resulting absolute percentage error is computed area। पूछा है, जल्दी बताइए क्या होगा। चार ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे आपके। पहला 0.4, दूसरा 0.3, थर्ड है 0.5 और लास्ट है 0.2। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। क्या गिवन है क्वेश्चन में। परसेंटेज एरर इन रेडियस दे दिया गया है आपका, मतलब डेल आर बाई आर इंटू 100 आपका दिया है 0.2%। ठीक, परसेंटेज एरर इन रेडियस दे दिया गया है जो कि है 0.2%। और एरिया है आप, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ एरर प्रोपगेशन यूज करना है। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ एरर प्रोपगेशन। मतलब अगर कोई आपका फंक्शन है एफ एक्स के एक्स की पावर में n है, तो अगर पूछा क्वेश्चन में आपसे द रिलेटिव एरर इन एफ एक्स is related to the relative error of relative error in x। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, डेल एफ डिवाइड बाई एफ इक्वल टू एन इंटू डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये आपका होगा। तो आपको अगर इसमें निकालना है आपको एरिया ऑफ सर्किल में रिलेटिव एरर, तो कैसे निकलेगा, डेल ए डिवाइड बाई ए होगा इक्वल टू एन क्या है यहाँ पे आपका पावर में 2 है, 2 इंटू डेल एक्स मतलब डेल आर डिवाइड बाई आर, ये आपका रिलेटिव एरर इन एरिया होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो इसमें पूछा है रिलेटिव एरर इन परसेंटेज पूछा है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एरिया। परसेंटेज एरर पूछा है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू डेल आर डिवाइड बाई आर इंटू 100। मेरे को इसको फाइंड आउट करना है, कितना होगा 2 इंटू इसका वैल्यू मेरे को दे दिया गया है जो कि है 0.2%। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.4%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। In this question, it is asking about resultant error in area. Resultant absolute error in area. If the radius of rod was 5%, there was a error of 0.2%. If that rod
is used to measure the area, then what will be the percentage error in that computed area? So we have to solve using, as we know that area of circle is equal to pi r square. Here it is given that percentage error in radius is pi r, del r divided by r into 100 equal to 0.2%. Then we have to apply the principle of error of propagation. In this principle, fx equal to k into x power n. The relative error in fx related to x will be del f divided by f equal to n. N is power term of x into del x divided by x. Here del f is del a and f is a. Here n equal to 2 into del x is replaced by del r and x is replaced by r. So now we have to calculate the percentage error in area. If we have to calculate percentage error, then we have to multiply by 100. Here we have multiplied by 100. So we have multiplied by 100 both sides. Then 2 into del r by r into 100, and this value is given. Del r divided by r into 100 is 0.2%. Then 2 into 0.2% equal to 0.4%. Then the answer will be option number A, that is 0.4%. भाई पहले हिंदी में तो बोले थे हम, कौन सा इंग्लिश में पहले बोले थे? भाई क्वेश्चन ने पूछा है कि कोई रॉड है एक, मान लीजिए एक रॉड है, ठीक, इसका आपका रेडियस दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें एरर है 0.2% का, ठीक, रेडियस में 0.2% का एरर है। तो अगर उस रॉड का एरिया मापते हैं तो कितना एरर शो करेगा वो मेरे को फाइंड आउट करना है। बस सिंपल सा ही क्वेश्चन था। मैं क्या बताया कि आप प्रिंसिपल ऑफ एरर प्रोपेगेशन यूज कीजिए। अगर एफ एक्स फंक्शन है के एक्स पावर में एन, तो के यहाँ पे क्या है, पाई है, वो तो कांस्टेंट है, और एक्स पावर में एन, अगर ऐसा टर्म आपका है क्वेश्चन में तो क्या होगा, यहाँ पे जो एन जो पावर वाला टर्म वो सामने आएगा इनटू एक्स, जो यहाँ पे देखिए क्या किया हूँ मैं, एक्स के साथ क्या किए हैं, डेल एक्स, और एक्स को नीचे रखे हैं, तो सेम यहाँ पे एक्स क्या है, आर के बराबर है, तो डेल आर ऊपर डिवाइड बाई आर। बस सिंपल सा ही करना था, पुट करना है आपको। परसेंटेज में पूछा है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई किए हम। जब 100 से मल्टीप्लाई किए थे, मेरा ए वाला वैल्यू तो पहले से दे दिया गया क्वेश्चन में, डेल आर डिवाइड बाई आर इंटू 100 इक्वल टू 0.2%, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0.2 0.4 होगा। सर्वे का बोल सकते हैं इसको आप, ईरर, सर्वे ईरर में है ना, ईरर में सर्वे, सर्वे में ईरर का क्वेश्चन है तो वहां से आप मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में है ए हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा, ए हॉरिजॉन्टल, क्वेश्चन नंबर 47 में आया या नहीं आया, कोई डाउट हो तो पूछिए फिर से। एंगल थीटा इज मेजर्ड बाय फोर डिफरेंट सर्वेयर। ये हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है जो कि 4 डिफरेंट सर्वेयर के द्वारा मापा जाता है मल्टीपल टाइम।
and the value reported are. तो यहाँ पे सर्वेयर एंगल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सर्वेयर वन जो था हॉरिजॉन्टल एंगल कितना मापा हो 30 डिग्री 30 मिनट और कितनी बार वो मेजर किया है 4 बार। सर्वेयर टू है तो वो एंगल मेजर किया तो आया 30 डिग्री 0 मिनट, तो वो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार किया 3। अब सर्वेयर जो थर्ड है वो उसका जो हॉरिजॉन्टल एंगल आया 35 डिग्री 30 मिनट और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है इसका 8। सर्वेयर नंबर 4 हॉरिजॉन्टल एंगल कितना मापा 30 डिग्री और 30 मिनट और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है इसका 4। पूछा क्या है इसमें द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्री। मतलब चारों सर्वेयर मापे और सर्वेयर एक आपका 4 बार मापा, सर्वेयर टू 3 बार और सर्वेयर थ्री 8 बार, सर्वेयर फोर 4 बार। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पूछा है थीटा का। अगर सभी को कंबाइन करते हैं तो कितना थीटा का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या होगा पूछा है। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का फॉर्मूला लिखिए। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इक्वल टू क्या होगा समेशन ऑफ एंगल इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में समेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है नाम एंगल कितना है 36 डिग्री 30 मिनट, ये कितने बार है 4 बार, प्लस फिर आपका है 36 डिग्री 0 मिनट है आपका 3 टाइम्स, प्लस 35 डिग्री 30 मिनट है आपका 8 टाइम्स, प्लस फिर 36 डिग्री 30 मिनट है आपका 4 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा 4 3 8 4, तो 4 3 7 और 8 7 15 4 19। इसको कैलकुलेशन कीजिए तो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आपका 36 डिग्री। इस क्वेश्चन का पूछ रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। फॉर वैल्यूम 3 इंटू एल डिवाइड बाई एल इंटू 100। भाई मैं चैप्टर का नहीं करा रहा हूँ, मैं MT9 हुआ था, मैं उसके जो भी उसमें 65 क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करा रहा हूँ। सर्वे में ईयर का कुछ क्वेश्चन होगा उसमें होगा, उसको देखिए अच्छे से आप। 3 इंटू एल 3 इंटू डेल एल होगा वहाँ पे। उसका अलग हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे एच भी आएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 41 समझ आया कि 36 कैसे होगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। बस इसमें कुछ करना नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था एक। इन सभी को मल्टीप्लाई करके समेशन करते जाना है। इनका मल्टीप्लाई फिर एडिशन, इनका मल्टीप्लाई फिर एडिशन, फिर इनका मल्टीप्लाई फिर एडिशन, फिर इनका मल्टीप्लाई। इसको आपको डिनोमिनेटर रखना है, मतलब अंश में रखना है, फिर टोटल में डिवाइड करना है, जो भी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। देखिए इसको कैलकुलेटर पर रखना है, क्या है, जैसे 36 डिग्री 30 मिनट है तो केएलसी में इसको कैसे पुट करेंगे, 36 डिग्री प्लस करेंगे 30 डिवाइड बाई 60, इसको भी डिग्री में चेंज करेंगे तो आएगा 36.5 डिग्री। सभी को पहले मिनट डिग्री में चेंज कीजिए। अगर मिनट में है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिग्री में आ जाएगा, तो आएगा 36.5 डिग्री। तो सभी को एड ऑन करेंगे, डिवाइड बाई 19 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बोला व्हील मेजरिंग the distance on slope, it was found that the ground rises by 3.2 meter for each 20 meter length. Find the angle of slope and hypotenuse allowance. Hypotenuse allowance per chain length. इसको सॉल्व कीजिए। सर्वे का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी बताइए। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 9.2 एंड 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है आपका 9.2 एंड 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है आपका 8.5 एंड 26 सेंटीमीटर। डी है आपका 8.5 एंड 20 सेंटीमीटर। इसका बताइए 42 का। का बताइए। While measuring the distance on slope, it was found that the ground rises by 3.2 for each 20 meter length, and the angle of slope and hypotenuse allowance per chain length. कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। कौन सा ऑप्शन होगा। नीचे क्या बोला है, अगर 20 मीटर का चेन का लेंथ है तो क्या हो रहा है वहां पे, अगर 20 मीटर मेजर करते हैं हम तो उस समय आपका जो ग्राउंड का एलिवेशन, ग्राउंड पे जो एलिवेशन हो जाता है, ग्राउंड मतलब राजेश हो जाता है कितना, 3.2 मीटर। सेम क्वेश्चन में यही दिया है। While measuring distance on slope, it was found that the ground rises by 3.2 मीटर। ग्राउंड आपका राइज हुआ है 3.2 मीटर से और इस 20 मीटर लेंथ, अगर 20 मीटर मेरा लेंथ है तो ग्राउंड कितना रेज हुआ है 3.2 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ स्लोप, मेरे को एंगल ऑफ स्लोप फाइंड आउट करना है, इस ये वाला एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है। और हाइपोटेनियस अलाउंस, हाइपोटेनियस अलाउंस क्या होता है, इस बेस से एक मान लीजिए सर्किल खींचते हैं,
यस, जितना बेस का लेंथ है सेम लेंथ यहाँ तक रखेंगे ना, और इसके बाद जो रिवेंडर पोर्शन होगा इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस एलोवेंस, इस वाले पोर्शन। कैसे निकालना है इसको आप सोचिए। इसको सॉल्व कीजिए, कैसे होगा हाइपोटेनियस अलाउंस। मैं बता दिया हूँ कौन कौन सा पोर्शन क्या है, सब चीज़ वैल्यू दे दिया गया है। यहाँ पर 3.2 है, एक टोटल लंबाई आपका 20 मीटर का है, और ए वाला पोर्शन निकालना है। फाइंड आउट कीजिए जल्दी। जल्दी बताइए उसका क्या होगा आंसर 42 का। सिंपल सा कैलकुलेशन है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपका साइन कॉस टेन का फार्मूला बनना चाहिए बस। चलते हैं 43 पे। 43 में है रेक्टेंगुलर फीट, a rectangular field has an area of 74.61 meter square. The longest side is three times the shortest side. Calculate the length of diagonal distance across the field. पहला ऑप्शन है आपका 15.77, ऑप्शन बी है आपका 16.77, ऑप्शन सी है आपका 18.77, और ऑप्शन डी है आपका 15.01। कोई लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका दे दिया है 3.2 और हाइपोटेनियस का दिया है 20। यहाँ से थीटा फाइंड आउट हो जाएगा, ये थीटा है आपका, तो साइन इनवर्स 3.2 डिवाइड बाई 20। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 9.2 डिग्री। तो 9.2 डिग्री किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए और बी में। ऑप्शन नंबर सी और डी तो यहाँ से गलत होगा। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? हाइपोटेनियस एलोवेंस। हाइपोटेनियस एलोवेंस कैसे फाइंड आउट होगा? मैं क्या बोला, इस टोटल में से अगर बेस पोर्शन को माइनस करेंगे तो आपका आएगा हाइपोटेनियस एलोवेंस। टोटल कैसे फाइंड आउट होगा? यहाँ पे अगर cos 9.2 लगाते हैं तो क्या होगा? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो आपको बेस कितना आएगा यहाँ से? cos 9.2 इंटू हाइपोटेनियस कितना दिया है आपका 20 मीटर, आपका हाइपोटेनियस है 20 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 19.7423 मीटर। तो हाइपोटेनियस एलोवेंस कैसे आएगा? मैं क्या बताया, हाइपोटेनियस माइनस बेस, ये फॉर्मूला यूज कीजिए। तो हाइपोटेनियस आपका 20 है माइनस 19.7423, तो आपका क्या आएगा 0.26 मीटर।
क्या होगा इसका 26 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 42 में? हाइपोटेनियस का कोई फार्मूला होता है? हाइपोटेनियस अलाउंस का फार्मूला होता है, फार्मूला भी लिख सकते हो आप। अलाउंस इक्वल टू 2 सेक थीटा माइनस 1 2 इंटू सेक 9.2 डिग्री माइनस 1। ये इसका सॉरी 2 नहीं है, यहाँ पे एल रहेगा, एल इंटू एल आपका 20 है तो 20 यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए ना होता क्या है। हाइपोटेनियस अलाउंस एल सेक थीटा माइनस 1 एल इंटू सेक थीटा माइनस 1। चाहे फार्मूले पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो आपको बेसिक अगर फार्मूला भी भूल जाए तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस अलाउंस होता क्या है। तो हाइपोटेनियस अलाउंस यहाँ से निकाल सकते हैं आप। हाइपोटेनियस माइनस बेस करेंगे तो हाइपोटेनियस अलाउंस आ जाएगा। इसको भी याद कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आपको साइन कॉस टेन का फार्मूला बनना चाहिए। होता क्या है ये चीज़ पता होना चाहिए। जैसे ये है आपका, तो जिस पे आपका 90 डिग्री आवर एंगल है वो आपका क्या होगा, बेस वाला पोर्शन होगा। तो इसके जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस एंगल के सामने जो भी आपका साइड रहेगा वो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर है। बाकी जो रिमेनिंग साइड है वो आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस। ये चीज़ें पता होना चाहिए आपको। एंड बहुत तो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि आपको परपेंडिकुलर किसको लूँ, बेस किसको लूँ, हाइपोटेनियस किसको लूँ। सॉल्व करते हैं इसको। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 3 गुना है, और शॉर्टेस्ट साइड के अपेक्षा है तुलना में। तो शॉर्टेस्ट साइड मान लीजिए एक्स है तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, 3x होगा। तो इसका एरिया दे दिया गया है। एरिया कितना है आपका, 74.61 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ एक्स इंटू 3x क्या है आपका 74.61। तो यहाँ से आपका x कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 74.61 डिवाइड बाई 3। तो x इक्वल टू कितना होगा, 74.61 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना आया, कितना आएगा इसका वैल्यू 74.61 डिवाइड बाई 3। ये आएगा आपका 4.98 मीटर। मतलब साइड का वैल्यू कितना है 4.98। अगर इसका 4.98 है, अब देखिए अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, डायगोनल डिस्टेंस। ये आपका कितना होगा 4.98। तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, 3 गुना होगा इसका, मतलब 14.96 ये होगा। मेरे को किसको फाइंड आउट करना है, ये वाला पोर्शन। कैसे फाइंड आउट होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे होगा, होल रूट 4.98 का स्क्वायर प्लस 14.96 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 15.77 मीटर स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? 5
किसका 5 बता रहे हैं भाई? अर्जुन, फोर पॉइंट नाइन एट। चलते हैं 44 पे। 44 में है आपका व्हाट विल बी एंगल बिटवीन टू लाइन ओ ए एंड ओ बी, जिसका बियरिंग कितना दिया है? होज बियरिंग आर नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट एंड नॉर्थ 36 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन है आपका, पहला है 76 डिग्री, इसको बताइए जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। बी 66, सी है आपका 106 डिग्री, डी है आपका 56 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 44 सबसे इजी क्वेश्चन है आपका MMT9 में। जल्दी बताइए, अगर नहीं आ रहा तो बताइए कहाँ पे डाउट जाता है आपको। सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तभी आपको डाउट होगा, डाउट होगा तभी पूछेंगे। सॉल्व नहीं करेंगे ना डाउट होगा ना पूछेंगे। तो क्लास ज्वाइन करेंगे, क्लास हील्ड करेंगे, बस सीधी सी बात। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको डाउट होगा। द सिलेंड्रिकल स्पेसिमन ऑफ डाया कितना है? 54 mm है। यंग मॉडुलस ऑफ 65 GPa एंड पॉइजन्स रेशियो है आपका 0.33। द रॉक स्पेसमन हेल्स इन यूनिएक्सियल compression at lateral strain of 0.03 percentage. The axial load at failure in kilonewton। बताइए क्या होगा? 44 का बताइए क्या होगा पहले। हाँ चलिए ठीक है। बाकी जन कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा। अगर नहीं बना तो पूछिए तो आप लोग, अगर बन रहा तो कमेंट कीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? 76 लिखने में कितना समय लगेगा? अगर आपसे नहीं बनता डाउट भी नहीं पूछना है आप लोगों से कि डाउट पूछने, क्या डाउट जा रहा है आपको? देखने से कभी क्वेश्चन नहीं बनते हैं जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो उसको देखेंगे अभी समझेंगे फिर भूल जाएंगे, अपने से लगाएंगे तभी याद रहेगा उसी। तो हो गया ईस्ट, ए वेस्ट, ए नॉर्थ, साउथ। आपका क्या दिया है? नॉर्थ 40, जो ए ओ ए लाइन है आपका, मान लीजिए ओ है, ओ ए लाइन का जो एंगल दे दिया है वो 40 डिग्री दिया है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से
40 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में। ये होगा ओ ए, और ओ बी कितना है, नॉर्थ से 36 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ से 36 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है, ओ बी। पूछा है एंगल कितना बन रहा है बीच में, तो भी नहीं बताना है आप लोगों को, तो दोनों को एड ऑन कीजिए, सीधी सी बात। 36 + 40 तो आपका 76 डिग्री आपका आंसर होगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कमेंट नहीं करना है आप लोगों को। सेवेंटी सिक्स 106 मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लेकिन नहीं पूछना कैसे हो रहा है। सर का 105 आ गया, मतलब कुछ भी बना दे रहे हैं। अर्जुन 105 कितने हुआ आपका? कृष्णा आपको कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? पहले 76 किए, फिर 106 किए, कहाँ का एंगल निकालना है? दोनों के बीच का एंगल निकालना है ना, बीच में इतना ही तो एंगल है, 106 कहाँ से आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। अब सर इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है मेरा, पोइजन रेशियो दिया है। तो पोइजन रेशियो क्या होता है आपका, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई एक्सियल, या याद रखिए लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल दोनों सेम होते हैं। ई लेटरल डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सीधी सिंपल से याद कीजिए, ई लेट अपन ई लॉन्ग, पोइजन रेशियो होता है। मेरे को लेटरल दे दिया है, तो यहाँ से आपका पोइजन रेशियो दिया है, तो मेरे को यहाँ से एक्सियल स्ट्रेन मिल जाएगा। तो ई लॉन्गिट्यूडिनल कितना होगा, ई लेटरल है आपका 0.03, और आपका पोइजन रेशियो दे दिया है आपका, देखिए यहाँ पे 0.3, 0.33। ये लेटरल स्ट्रेन आपका 0.3 परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। कितना होगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो आप 9.09 इंटू 10 की पावर में -4। लेटरल स्ट्रेन 0.03 परसेंटेज दिया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.03 डिवाइड बाई 100। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज पता होना चाहिए। तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया, मतलब एक्सियल स्ट्रेन आ गया आपका, एक्सियल स्ट्रेन आ गया। मेरे को एक्सियल लोड पूछा है, देखिएगा एक्सियल लोड पूछा है। एक्सियल लोड कैसे निकलेगा, अब आपको पता होगा, यंग मॉडुलस दिया है यहाँ पे। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या होता है आपका, लॉन्गिट्यूडनल, देखिए पढ़ोगे ना, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये जो आपका स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो जब प्रोपोर्शनल और साइन हटाएंगे तो क्या होता है, वहाँ पे यंग मॉडुलस आ जाता है, ठीक। तो यंग मॉडुलस मेरे को दिया है, मेरे को इसको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा डिवाइड बाई ई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
यंग मॉडल्स कितना दिया है मेरे क्वेश्चन में? 65 जीपीए। ई इक्वल टू 65 जीपीए मतलब 10 की पावर में 9 पास्कल। ये आपका दे दिया यंग मॉडल्स। मेरा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कितना आया है? 9.09 इंटू 10 की पावर में -4। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना आएगा आपका? 65 इंटू 10 की पावर में 9 इंटू 9.09 इंटू 10 की पावर है -4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 59.09 इंटू 10 की पावर में 6 पास्कल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 59.09 एमपीए। एमपीए का मतलब क्या होता है? 10 की पावर में 6 पास्कल। आपका स्ट्रेस आ गया। अब आपको लोड निकालना है। लोड कैसे निकलता है? लोड इक्वल टू, देखिए लोड आपका न्यूटन में रहता है। पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको सिर्फ न्यूटन भर लाना है तो क्या करेंगे? हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या है? इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, होता है ना। पास्कल आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया की यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एक खत्म होगा तो आपका न्यूटन आ जाएगा। मेरे को बस यही चाहिए था। तो लोड कितना होगा? एक्सियल लोड। एक्सियल लोड कितना होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आया है आपका 59.09 एमपीए मतलब 10 की पावर में 6 इंटू एरिया कितना है? पाई डी स्क्वायर। डी यहाँ पे क्या दिया है आपका? 54 एम एम। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.054 मीटर। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा ना। पाई इंटू डी स्क्वायर कितना है? 0.054 पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 135.33 इंटू 10 की पावर में 3। मेरे को पूछा है किलो न्यूटन में। 135.33 आएगा आपका किलो न्यूटन। यही आपका आंसर होगा। इसमें किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 45 में किसी को डाउट? डाउट है तो पूछिए। नॉट 65 वेस्ट ले लिए। तो भाई वही दिया तो क्या लूंगा मैं? जब यही दिया है नॉट 36 डिग्री वेस्ट तो क्या लूंगा मैं? क्या क्या लिया है? नॉट, वो आपकी गलती है ना। कुछ समझ नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया अर्जुन? 45 में एक्सियल लोड पूछा है, देखिए। पूछा है एक्सियल लोड। लोड कैसे आएगा आपका? लोड के लिए क्या बताया? न्यूटन में चाहिए। ठीक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? प्रेशर इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे को एरिया तो मिल जाएगा 5d² बाई 4 से। मेरे को प्रेशर तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। ये प्रेशर, प्रेशर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक। स्ट्रेस मेरे को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को यहाँ पे यंग मॉडुलस दिया है, ये तो पता है। यंग मॉडुलस दिया है तो यहाँ से स्ट्रेस निकल जाएगा। अगर आपके पास फार्मूला याद नहीं है तो नहीं हो पाएगा वैसे ना। फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा कि हाँ किस फार्मूले से कौन सा वैल्यू फाइंड आउट हुआ। तो यंग मॉडुलस से स्ट्रेस निकलेगा। यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है स्ट्रेस
डिवाइड बाई स्ट्रेन। अब ये मेरे को ये चीज दे दिया है एक मॉडुलस, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। ये आपका क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल होता है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है, लेटरल दिया है। लेटरल दिया है तो मेरे को लॉन्गिट्यूडनल लाना पड़ेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल लाने के लिए मेरे पॉइजन्स रेशियो दिया है। पॉइजन्स रेशियो के लिए क्या होता है, ई लेट सॉरी लेटरल डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ से मेरे को ए दे दिया है, ए दे दिया है, ए तो फाइंड, ए वाला पोर्शन फाइंड आउट हो जाएगा। जब ए मेरे को फाइंड आउट हुआ तो मैं यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ए वाला पोर्शन मिला। स्ट्रेस, स्ट्रेस को यहाँ पुट किया, एरिया से मल्टीप्लाई किया तो लोड आया। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। डाउट हो तो पूछिए, फिर बताऊंगा इसको। देखिए, आपको फार्मूले और सभी का एसआई यूनिट बिल्कुल पता होना चाहिए, भले कुछ बने या ना बने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फार्मूले बेस से ही सॉल्व कर सकते हैं आप। फार्मूले बेस एसआई यूनिट वो तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि आपका पास्कल के एसआई यूनिट क्या होगा, और सॉरी प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा, पावर का एसआई यूनिट क्या होगा, ये चीज़ पता होना चाहिए। अर्जुन जल्दी बोलिए, समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन नंबर 45। अगर डाउट हो तो पूछिए, सर इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हाँ कोई नहीं पूछ रहा तो मैं क्यों पूछूं। शायद आप सिर्फ आप ही को डाउट हो, बाकी लोग होशियार हों। हार्ड द सोइल स्पेसिमन shown in figure calculate the soil permeability if the flow rate is 2 centimeter cube per minute। इसमें क्या बोला है, टेक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोइल स्पेसिमन is 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई वही तो मैं बताया कि क्वेश्चन आप देखिए, आप देखेंगे कौन कौन सा चीज दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे पॉइजन रेशियो दिया है, यंग मॉडुलस दिया है, लेटरल स्ट्रेन दिया है, लोड पूछा है। तो आपको बस फार्मूला याद करना है कि हाँ पॉइजन रेशियो दिया तो उसका पहले फार्मूला लिख लीजिए, यंग मॉडुलस दिया तो उसका फार्मूला लिख लीजिए। अब उसका फार्मूला लिख लेंगे तो फिर देखिए कौन कौन सा टर्म दिया है, कौन कौन सा मेरे को कहाँ से फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके लिए आपको फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना कि हाँ पॉइजन रेशियो है, फार्मूला क्या है इसका, और उसका फार्मूला लिखे। हाँ, उससे आपका क्या आया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया तो इसका ज़रूरत ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत है इसको देखना पड़ेगा आपको। अब देखेंगे आपको स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। स्ट्रेस निकाल, जैसे इसमें पॉइजन रेशियो दिया है, यंग मॉडुलस दिया है, लेटरल स्ट्रेन दिया है, 3 चीज़ दिया है। और आपको क्या पूछा है, एक्सियल लोड पूछा है। अब सारे का फॉर्मूला बनना चाहिए ना, पॉइजन रेशियो होता है लेटरल डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल,
इसका होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और बस इस दो दो का फॉर्मूला याद रखना था आपको। लोड का तो पता ही है, लोड क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया या स्ट्रेस इंटू एरिया, कुछ भी लिखिए। ठीक। एक्सियल पूछा तो एक्सियल स्ट्रेस चाहिए। एक्सियल स्ट्रेस किससे मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से मिलेगा। तो सब चीज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। यहाँ से पोजेंस रेशियो दिया है, तो पोजेंस रेशियो को डिवाइड करेंगे लेटरल से, लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल को यंग मॉडुलस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को यहाँ पुट करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लोड मिलेगा। जो चीज़ दिया उसको पहले लिखिए गिवन। इसके बाद क्या कि कीजिए, फार्मूला देखिए, फार्मूला याद कीजिए कौन कौन सा फार्मूला होते हैं इन टर्म के लिए, वो फार्मूला लिखिए। फिर जो चीज़ फाइंड आउट करना है बस फाइंड आउट कीजिए, सिंपल सा था। ऐसे अप्रोच क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आएगा। आप सिर्फ सोल्यूशन देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ सोल्यूशन देखिए यार, ये बहुत ईजी है, उससे नहीं होता है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना है, सॉइल परमेबिलिटी फाइंड आउट करना है, मतलब के फाइंड आउट करना है। अब जैसे क्वेश्चन आपको दिखा, आप ये तो पता होना चाहिए कि हाँ किस टॉपिक का क्वेश्चन है। आपको जब यही चीज़ पता नहीं है तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यही पता नहीं चलेगा आपको। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक का क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे ये चीज़ फॉर्मूला यूज होगा। अब जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका आते जाएगा कि हाँ इस अप्रोच से मेरे को सॉल्व करना है, हाँ यहाँ पे इस फॉर्मूला यूज करना है। तो इसीलिए टेस्ट आदमी देता है कि अगर टेस्ट नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, चाहे आपसे कितना ही बनता रहे। बताइए, सॉल्व कीजिए इसको। इसके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है Q इक्वल टू के आई ए। बस इतना फार्मूला याद रखना था। भले क्वेश्चन भले लेंदी है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। नहीं है याद तो बस बैठे रहिए, बाकी लोग लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए के क्यू क्या होता है, फ्लो रेट। फ्लो रेट फ्लो रेट आपका किस में होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में होना चाहिए। लेकिन इसमें केस में दिया है सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इसमें भी रख सकते हैं अगर, क्योंकि आपका पूछा है जो आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछा है। क्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, मतलब परमेबिलिटी। तो के यहाँ के मेरे को फाइंड आउट करना है, सब चीज़ पता होना चाहिए आपको। आई क्या है, डेल एच डिवाइड बाई एल। डेल एच क्या है, हाइट डिफरेंस या लेवल डिफरेंस जो भी बोलिए। तो यहाँ पे लेवल डिफरेंस कितना है, 15 माइनस 5, क्योंकि इस साइड का लेवल 15 है, इस साइड का लेवल 5 है, तो लेवल डिफरेंस 10 का हुआ। और लेंथ कितना है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर। तो कितना होगा, 10/12। आइए आपका यहाँ से मिल गया, आपका क्यू दे दिया गया है। क्यू कितना है आपका, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट।
साथ में यूनिट लिखिएगा, साथ में जो भी यूनिट दिया है उसको लिखिएगा, क्योंकि यूनिट से बहुत सारा गलती होता है। एरिया भी दे दिया गया है कितना आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको के फाइंड आउट करना है, तो के कैसे फाइंड आउट होगा, के इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई आई इंटू ए, ऐसे ही होगा ना। क्यू कितना दिया है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, और फिर डिवाइड में क्या रखना है 10, और 12 नीचे है तो 12 के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं इनटू एरिया। एरिया कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो खत्म हुआ, सिर्फ 1 सेंटीमीटर यहाँ बचेगा। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मिनट की जगह पे सेकंड लाना है। मिनट की जगह सेकंड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मिनट लिखा है, इसको मिनट मान लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा 1 मिनट है, 1 मिनट कैसे लिख सकते हैं आप 60 सेकंड लिख सकते हैं ना इसको, तो आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गया। बस इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर सेकंड। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछिए, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में। तो चलते हैं 47 पे। 47 है आपका मैच द फॉलोइंग। ए बी सी डी। ए में दिया आपका नॉर्मल फॉल्ट, बी में दिया आपका थ्रस्ट फॉल्ट, सी दिया आपका लेफ्ट लेटरल फॉल्ट, डी दिया है आपका बेडिंग प्लेन। इसमें दिया है 1 2 3 4। पहला दिया है आपका कंप्रेशन, बी आपका दिया है विदर्ड जोन, सी दिया है आपका शियर, लास्ट दिया है आपका टेंशन। चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। बी है आपका ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। थर्ड है आपका ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। लास्ट ऑप्शन है आपका ए का 3, बी का 1, बी का 2, सी का है आपका 4, डी का है आपका 1। बताइए क्या होगा इसका। नहीं, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नो सर क्लियर बी 46। देखिए स्लाइड देखिए जल्दी से, जल्दी कीजिएगा थोड़ा। देखिए नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, तो मान लीजिए फुटबॉल है, एक फुटबॉल हो गया,
इसमें क्या होता है नॉर्मल फॉल्ट में, जो आपका ए हैंगिंग वाल होता है नीचे के साइड होता है, ये आपका नॉर्मल फॉल्ट हुआ। देखिए फुटबॉल का सिंपल सा मतलब समझिए, जिस पे आप खड़ा हो जाएं, मतलब यहाँ पे आप खड़ा हो सकते हैं तो एक फुटबॉल हुआ, जिस पे आप लटक सकते हैं वो हैंगिंग वाल हुआ, यहाँ पे आप लटक सकते हैं तो हैंगिंग वाल हुआ। तो अगर हैंगिंग वाल नीचे आ रहा है तो आपका नॉर्मल फॉल्ट हुआ। या किसके कारण आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन जनरेट हुआ होगा तो नीचे आ रहा है। और थ्रस्ट फॉल्ट क्या होता है, ये कौन सा हुआ आपका हैंगिंग वाल, और ये आपका क्या हुआ फुटबॉल। इसमें क्या होता है, आपका जो हैंगिंग वाल होता है ऊपर की साइड होता है, और फुटबॉल नीचे की साइड आता है, इसको क्या बोलते हैं थ्रस्ट फॉल। ये किसके कारण होता है, कंप्रेशन के कारण। कंप्रेशन, ये होता है आपका टेंशन। यहाँ पे लग भी रहा है कि हाँ कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे टेंशन हो रहा है। तो नॉर्मल फॉल्ट फॉल्ट का क्या होगा, आपका टेंशन। और थ्रस्ट फॉल्ट का क्या होगा, आपका कंप्रेशन। और लेटरल मोमेंट का क्या है, आपका इस मान लीजिए कोई फॉल्ट हुआ, इनका मूवमेंट ऐसे है, तो यहाँ पे साइड वाइज मूवमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे शियर जनरेट हो रहा है। लेटरल का मतलब होता है साइड वाइज मूवमेंट, तो लेफ्ट लेटरल का क्या होगा शियर। बाकी बेडिंग कॉलन बचा है तो उसका होगा विदर्ड जोन। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, ए का आपका 4 है, और बी का 1 है, सी का 3 है, डी का 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। भैया आज छुट्टी देंगे तो फिर कल नहीं हो पाएगा। इसके बारे में अगर चाहिए तो मैं व्हाट्सअप कर सकता हूँ, ज़्यादा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है इसको। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following test can provide an indirect estimate of uniaxial compressive strength। इसमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, चार टेस्ट के लिए ऑप्शन दिए हैं। पहला है प्रोटोडायग्नोव टेस्ट, प्रोटोडायग्नोव टेस्ट। दूसरा दिया है आपका ब्राजीलियन टेस्ट, ब्राजीलियन टेस्ट। ऑप्शन सी दिया है आपका पॉइंट लोड टेस्ट, पॉइंट लोड टेस्ट। ऑप्शन डी दिया है आपका स्लैक ड्यूराबिलिटी टेस्ट, ड्यूराबिलिटी टेस्ट। बताइए क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन प्रोवाइड एन इनडायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो रॉक मैकेनिक्स इसी का क्लास चल रहा है, बताइए क्या होगा। और सर लोग, which of the following test can provide an indirect estimate of uniaxial compressive strength। कंप्रेसिव पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ से डायरेक्ट गलत होगा, क्योंकि ब्राजीलियन टेस्ट क्या देता है, इनडायरेक्ट
टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ब्राजीलियन तो गलत गलत हुआ यहाँ पे। ब्राजीलियन टेस्ट करते कैसे हैं, देखिए एक्सरे सैंपल हुआ, ठीक, तो इसको कंप्रेस करते हैं दोनों साइड से। तो जो यहाँ पे रॉक सैंपल वो फेल किस कारण होता है, टेंसाइल के कारण होता है। हालांकि इसको क्या करते हैं हम, कंप्रेस कर रहे हैं सैंपल को दोनों साइड से, इधर से कंप्रेस कर रहे हैं, इधर से कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसका जो फेल होने का जो मेन रीजन है टेंसाइल है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ये आपका ब्राजीलियन हुआ। आपका स्लेग ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, मान लीजिए कोई सैंपल ले लिया हम, ठीक, इसको क्या करते हैं, इसमें क्या पता करते हैं हम कि ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं किसी रॉक का, कि वो रॉक कितने समय तक के लिए ड्यूरेबल है। अगर वो उस रॉक को, मतलब जितना सैंपल ले लिए हम, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम पानी में डालेंगे, फिर उसको कुछ समय तक उसमें घुमाएंगे, 10-20 राउंड उसको उस पानी में घुमाएंगे इस रॉक को। फिर क्या करेंगे, उसमें पानी भीग गया, फिर इसको क्या करेंगे हम, उसको सुखाएंगे, ठीक, इसको सूखने के लिए रख दिए। सूखने के बाद जब वो सूख जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे, फिर पानी में डालेंगे, पानी में डालेंगे और फिर उसको सुखाएंगे, देखेंगे कब तक वो रॉक, मतलब क्या होता है, इरोड नहीं होता है, मतलब खराब नहीं हो जाता है, तब तक उसको चेक करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्ट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। अब आपका दो चीज बचा, प्रोटोडायग्नोम टेस्ट और पॉइंट लोड टेस्ट। तो प्रोटोडायग्नोम टेस्ट में क्या है, मान लीजिए सैंपल लेते हैं, कौन का सैंपल कैसा रहना चाहिए, उसकी जो साइज होनी चाहिए 0.5 mm से कम होनी चाहिए, ठीक, कम होनी चाहिए मतलब -0.5 mm। कोई मान लीजिए छन्नी लेते हैं, उस छन्नी में जो उसका पोर्शन होना चाहिए 0.5 mm से कम होना चाहिए। तो इस छन्नी पर अगर उसको रखेंगे रॉक सैंपल को, जिसका भी साइज 0.5 mm से कम होगा नीचे आ जाएगा, बाकी जो बड़ा रहेगा ऊपर ही रहेगा। तो जो छोटा रहेगा उसको लेना है मेरे को। एक मान लीजिए कोई वेसल है या टेंसिल है, कुछ भी मान लीजिए जार है, इसमें हम उसको फिलअप करेंगे, ठीक, फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक प्लंजर लेंगे, इसमें उसको प्लंजर को नीचे गिराएंगे इसमें। तो इसमें आपको PSI प्रोटोडायग्नल स्ट्रेंथ इंडेक्स फाइंड आउट करना होता है। कैसे करते हैं, 20N/H, ठीक, सॉरी थोड़ा सा गलत बता दिया हूँ यहाँ पे। रॉक सैंपल इसमें लेंगे, ठीक, तो रॉक सैंपल को जब प्लंजर से उसको प्रेस करेंगे या कंप्रेस करेंगे या तोड़ेंगे उस सैंपल को, तो जो सैंपल 0.5 mm से कम रहेगा उसको हम इस डालेंगे इसमें, और उसका हाइट मापेंगे कि हाँ किस हाइट तक वो भरा है। तो 20 × N मान लीजिए हम 50 बार वहाँ ऊपर से मारे हैं, 30 बार मारे हैं, जो भी जितने बार भी नीचे गिराए हैं, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू हाइट। वो हाइट कौन सा हाइट होगा, जो सैंपल का 0.5 mm से कम होगा डाया, वो इसमें फिलअप करेंगे। तो जितनी भी हाइट तक जाएगा उसका हाइट यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए 5 mm तक गया ऊपर, तो यहाँ पे 5 mm लिखेंगे आप, जितना भी जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर रहेगा नीचे लिखेंगे। यहाँ से आपका क्या मिलेगा, PSI प्रोटोडायग्नल स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ से PSI मिला। तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर सैंपल का जानना है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कैसे जानेंगे, √1.06 इंटू यंग मॉडुलस इंटू PSI। यहाँ से आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली मिला है तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये भी आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा, लेकिन इसमें क्या है, एक सैंपल लेंगे, सैंपल को प्लंजर से प्रेस करेंगे या तोड़ेंगे,
तो जो भी सैंपल 0.5 mm से कम आएगा उसको हम इस बेसल में फिलअप करेंगे, फिर उसका हाइट मापेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे, पीएसआई निकालेंगे 20 × n मतलब कितनी बार उस प्लंजर को इस सैंपल को तोड़ने के लिए यूज किए हैं, तो 20 × n डिवाइड बाई एच, हाइट कितना है उसको लिखेंगे, फिर इसको पीएसआई यहाँ से फाइंड आउट हुआ, फिर पीएसआई वैल्यू को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के फार्मूले में पुट करेंगे तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगा सैंपल का। अब बचा आपका पॉइंट लोड टेस्ट। पॉइंट लोड टेस्ट क्या होता है, मान लीजिए एक सैंपल इस पे रखे, ऊपर से एक लोड दिए, ये सैंपल है आपका, ठीक, ऊपर से लोड दिए, तो यहाँ से आपका आएगा पॉइंट लोड इंडेक्स IS, वो कैसे आएगा, कितना हम लोड दे रहे हैं डिवाइड बाई डायमीटर का स्क्वायर, जो आपका सैंपल होगा इसका डाया कितना है, P/D²। यहाँ से आपका पॉइंट लोड इंडेक्स मिलेगा। और आपको अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे IS के साथ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा। अगर यहीं से आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है तो क्या करेंगे आप, 0.0675 इंटू IS का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो पॉइंट लोड टेस्ट और प्रोटो डायगोनल स्ट्रेंथ आपका दोनों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देते हैं। BDACA, तो जो भी बी बोला है तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में कि प्रोटो डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करते हैं, ब्राजीलियन टेस्ट कैसे करते हैं, इसको ही मैं बताया हूँ, अगर डाउट हो तो पूछिए। हाँ सर यहाँ पे डाउट है, जब तक आप नहीं पूछेंगे तो मेरे को लगेगा आपको सब समझ में आ रहा है, पूछेंगे तभी मेरे को समझ में आएगा हाँ आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि हम मैं जो फॉर्मूला लिखा हूँ उसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो मैं लिखवाया हूँ उसका क्वेश्चन आते हैं तभी मैं लिखवा रहा हूँ। जो भी फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ मतलब वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप नोट डाउन करके रखिए अगर नहीं बन रहा है तो। अब क्वेश्चन नंबर 49 में है, इन ओपन पिट माइनिंग what is the term for maximum stripping ratio, maximum stripping at which mines is still considered profitable। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका लिमिटिंग स्टिपिंग रेशियो, ऑप्शन बी है आपका पीट लिमिट रेशियो, ऑप्शन सी है आपका ऑप्टिमल स्टिपिंग रेशियो, लास्ट ऑप्शन है आपका ब्रेक इवन रेशियो। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का क्या होगा। 49 का क्या होगा, इन ओपन पिट माइनिंग व्हाट इज द टर्म फॉर मैक्सिमम स्ट्रिपिंग रेशियो एट विच माइंस इज स्टिल कंसीडर्ड प्रॉफिटेबल। चार ऑप्शन दिया है, लिमिटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो, पिट लिमिट रेशियो, ऑप्टिमल स्ट्रिपिंग रेशियो, और क्या दिया है, ब्रेक इवन रेशियो। बताइए क्या होगा।
जल्दी बताइए क्या होगा इसका। हाँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बाकी टर्म के बारे में जान लीजिए क्या क्या होता है। पहला है आपका, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, लिमिटिंग स्टिपिंग रेशियो। ये क्या होता है पता होना चाहिए। पहला ये क्या है, इट इज प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरिजन between surface and UG mining। मतलब लिमिटिंग स्टिपिंग रेशियो का यूज कहाँ करते हैं, प्रॉफिट कंपैरिजन चेक करने के लिए सरफेस और यूजी माइनिंग का। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ले रहे हैं, आपका लिमिटिंग स्टिपिंग रेशियो आपका है 5:1, 5 मीटर क्यूब पर टन है। इफ यदि 6 मीटर क्यूब पर टन आपका क्या है, स्टिपिंग रेशियो है। आपका लिमिटिंग स्टिपिंग रेशियो 5 और रेशियो 1 है, लेकिन स्टिपिंग रेशियो क्या है, 6:1 है। तो यहाँ पे क्या है, सरफेस माइनिंग आपका प्रॉफिटेबल नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पे यूजी इज प्रॉफिटेबल, यूजी इज प्रॉफिटेबल। समझ रहे हैं। लिमिटिंग स्टिपिंग रेशियो क्या करते हैं, कंपेरिजन के यूज करते हैं सरफेस माइनिंग और यूजी माइनिंग के। तो वहाँ पे मैं कौन सा माइनिंग करूँगा, ये आपको चेक करते हैं कौन सा माइनिंग आपको प्रॉफिटेबल है, सरफेस माइनिंग है या यूजी माइनिंग है। तो अगर स्टिपिंग रेशियो आपका 6:1 आ रहा है, लेकिन लिमिटिंग रेशियो क्या है आपका 5:1 है, वहाँ पे आपका अंडरग्राउंड माइनिंग प्रॉफिटेबल है, सरफेस माइनिंग प्रॉफिटेबल नहीं है, एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ से एक क्या है, कंपेरिजन के लिए है, तो ऑप्शन नंबर एक गलत। पिट लिमिट रेशियो क्या है, पिट लिमिट से मतलब क्या निकलता है कि मेरे को किस लिमिट तक मेरे को माइनिंग करना चाहिए, या उसका जो माइनिंग पोर्शन है, माइनिंग एरिया है, उसका एक्सटेंड कहाँ तक है। इट इज डिटरमाइंड यूजिंग, जो रेशियो दिया गया इस रेशियो से होता है, यूजिंग दिस रेशियो, मतलब लिमिटिंग ऑप्टिमल ब्रेक इवन रेशियो से फाइंड आउट होता है। बट इट इज नॉट रेशियो इटसेल्फ। और ये क्या है, मैं बताया फिर लिमिट क्या है, बाउंड्री ऑफ माइंड दैट कैन बी, boundary of a mind that can be mined economically। पीट लिमिट क्या है, पीट लिमिट से यहाँ से खत्म हुआ, और अब बचा क्या, ऑप्टिमल स्टिपिंग रेशियो। ऑप्टिमल स्टिपिंग रेशियो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्टिमल स्टिपिंग रेशियो क्या देगा आपको, मैक्सिमम प्रॉफिट जहाँ पे होगा, जिस जिस स्टिपिंग रेशियो से आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो आपको ऑप्टिमल स्टिपिंग रेशियो देगा। लेकिन मेरे को कहाँ तक पूछा है, किस लिमिट तक हम काम कर सकते हैं जो कि मेरे को प्रॉफिटेबल होगा। तो
ऑप्टिमल स्टिपिंग रेशियो क्या है? ऑप्टिमल स्टिपिंग रेशियो क्या है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। दैट मैक्सिमाइजेस ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या होता है? इट इज जनरली लोअर देन ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी याद रखिएगा कि ऑप्टिमल स्टिपिंग रेशियो लोअर होता है कि ज़्यादा, कम होता है, ज़्यादा होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए, इक्वल होता है। तो ऑप्टिमल स्टिपिंग रेशियो क्या होता है? दैट मैक्सिमाइजेस ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और नेट प्रेजेंट वैल्यू। इट इज जनरली लोअर देन ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो। ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो तो पता ही है, और जो डिफरेंशियल क्वेश्चन से पता चल रहा है आपको क्या होता है। गोविंद रवि तेजा गोंद्रा, रवि तेजा जी, वो गलत है आपका। ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? बताइए ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 50 पे, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो एंड द instantaneous स्टिपिंग रेशियो। पहला ऑप्शन है आपका ओवरऑल इज ए वॉल्यूम रेशियो और इंस्टेंटेनियस इज ए वेट रेशियो। इज ए वेट रेशियो। ऑप्शन बी है आपका ओवरऑल इंक्लूड टॉप सॉइल और इंस्टेंटेनियस डज नॉट। ऑप्शन सी क्या है? ओवरऑल यूज्ड फॉर प्लानिंग और इंस्टेंटेनियस is used for daily operation। ऑप्शन डी है आपका ओवरऑल इज फॉर ए सिंगल बेंच और इंस्टेंटेनियस इज फॉर इंटायर माइन लाइफ। इसका बताइए क्या होगा? ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द मेन
challenge associated with the initial box cut. Value of over meter cube by value of over in ton per meter cube. इसका बता रहे हैं आप वैल्यू ऑफ ओवी। प्राइमरी डिफरेंस क्या है? जो इंस्टेंटेनियस होता है ना, वो डेली ऑपरेशन के लिए यूज होता है, सीधी सी बात। तो आपका वेट रेशियो वाला तो नहीं होगा ना, वॉल्यूम रेशियो वेट रेशियो तो होगा नहीं। ओवरऑल इंक्लूड टॉप सॉइल के लिए बोला है, और इंस्टेंटेनियस का बोला है, इंस्टेंटेनियस डज नॉट बोला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन काम कर रहे हैं उस दिन का निकाल रहे हैं तो आपका क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्टिपिंग रेशियो होगा। और ओवरऑल निकालेंगे, प्लान का निकालेंगे तो आपका क्या होगा? ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से गलत सही होगा, और ऑप्शन नंबर डी तो गलत होगा, क्योंकि ओवरऑल को बोला है सिंगल बेंच के लिए और इंस्टेंटेनियस को बोला इंटायर माइलर के लिए, जस्ट अपोजिट बोल दिया है। तो ओवरऑल किसके लिए होता है? प्लानिंग के लिए, मतलब पूरे माइंड जब तक आपका माइंड चलेगा उसका ओवरऑल जो भी हो, उसका जो प्लान किए हैं तो आपका क्या होगा? ओवरऑल स्टिपिंग रेशियो। और जो आपका इंस्टेंटेनियस होगा डेली ऑपरेशन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही है। 51 में ऑप्शन नंबर ए है आपका, हाई कॉस्ट ऑफ ओवर प्रोसेसिंग। बी क्या है? लोअर देन एक्सपेक्टेड ओवर ग्रेड। ऑप्शन सी क्या है? लैक ऑफ अवेलेबल इक्विपमेंट। ऑप्शन डी क्या है? डिफिकल्टी इन वेस्ट डिस्पोजल। इसका बताइए क्या होगा? व्हाट इज द मेन चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ द इनिशियल बॉक्स कट। इसका बताइए क्या होगा? व्हाट इज द मेन चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इनिशियल बॉक्स कट। बॉक्स कट का और प्रोसेसिंग से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि बॉक्स कट क्या होता है? माइन ओपनिंग का जो भी फर्स्ट कट होता है वो बॉक्स कट होता है। लोअर देन एक्सपेक्टेड ओवर ग्रेड। बॉक्स कट का ओवर ग्रेड से क्या है योगदान? कुछ नहीं है। लैक ऑफ अवेलेबल इक्विपमेंट। तो क्या हो सकता है इसका? एक कैन बी इशू, एक इशू हो सकता है लैक ऑफ अवेलेबल इक्विपमेंट, बट सिर्फ बॉक्स क्या बोलते हैं सर, सिर्फ बॉक्स कट के लिए नहीं, बट नॉट स्पेसिफिक टू बॉक्स कट। सिर्फ बॉक्स कट के थोड़ी क्या बोलते हैं लैक ऑफ एबिलिटी रहेगा इक्विपमेंट का, बाकी बाकी और चीज़ों के लिए हो सकता है।
तो ऑप्शन नंबर डी क्या बोला है, डिफिकल्टी इन वेस्ट डिस्पोजल। मान लीजिए बॉक्स कट जहाँ पे होगा, बॉक्स बॉक्स कट का मतलब क्या हुआ, इनिशियल कट। और कोई माइन ओपनिंग करें, जो भी इनिशियल कट मारते हैं उसको बॉक्स कट बोलेंगे। बॉक्स कट अगर कोई माइंस ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा वेस्ट होगा। तो उसको आपको डिस्पोज भी करना पड़ेगा, मतलब वहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी तो आप और निकालेंगे। तो मेन डिफिकल्टी क्या है आपका, बॉक्स कट इनिशिएट करने में वेस्ट को डिस्पोज कहाँ करें, इसका डिस्पोजल ही आपका मेन चैलेंज है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक, तो 50 आपको समझ में आ गया, 51 आ गया। डाउट हो तो पूछिए आप। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो ध्यान से देखिएगा। इन एन ओपन कास्ट माइन shown in the figure below, the coal has a density of 1.6 ton per meter cube, assuming mining operation standard, sorry, mining operation started on plane XY. The operating stripping ratio under the given condition in meter cube per ton। तो इसका निकालिएगा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपका ओबी है, ये आपका कोल है, मतलब ये कोल निकल चुका है, ओबी निकल चुका है, ये वाला पोर्शन। ये और ये वाला पोर्शन नहीं निकला है, आपको इसका स्टिपिंग रेशियो निकालना है। ये आपका 10 मीटर दिया है, और ये हाइट जो आपका दिया है 18 मीटर, और ये हाइट जो दिया है आपका 10 मीटर। ये डिस्टेंस दिया आपका 25 मीटर। बताइए क्या होगा। ये आपका एक्स वाई, मतलब यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन, यहाँ तक पहुँचा है आप। बताइए स्टिपिंग रेशियो क्या होगा, सोल्यूशन। जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा स्टिपिंग रेशियो इसका। इन ओपन कास्ट माइन shown in the given below, shown in the figure below, the coal has density of 1.6 ton per meter cube, assuming माइनिंग ऑपरेशन स्टार्टेड फ्रॉम एक्स वाई प्लेन से स्टार्ट हुआ है। द ऑपरेटिंग स्टिपिंग अंडर द गिवन कंडीशन,
इन मीटर क्यूब पर टन। मीटर क्यूब बोला है मतलब ओबी ऊपर रहेगा और कोल नीचे रहेगा। आपको पूछा है मीटर क्यूब पर टन में, ठीक। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मेन आपको ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। और सब चीज़ पता है आपको, बस इन दोनों का पोर्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो भी एंगल से मिल जाएगा। तो इसका है 65 डिग्री है यहाँ पे ना, ध्यान दीजिएगा 65 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये एंगल 65 डिग्री है, ये आपको फाइंड आउट करना है और ये हाइट आपका 10 दिया है। तो tan 65 कितना होगा, 10 डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स क्या होगा 10 डिवाइड बाई tan 65, तो आएगा एक्स इक्वल टू 4.66। मतलब ये वाला पोर्शन आया आपका, और दूसरा कर लेते हैं, ये आपका आया 4.66, मतलब ये पोर्शन मिल गया। अब मेरे को ये वाला पोर्शन चाहिए, ये कैसे निकलेगा, 10 50 इक्वल टू 18 डिवाइड बाई वाई मानते हैं इसको, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा 18 डिवाइड बाई 10 50, तो वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 15.1। 15.1, तो आपका ये वाला भी पोर्शन आ गया 15.1। अब आपको ऊपर में ओबी का निकालना है, तो ओबी कैसे निकलेगा, चलिए ओबी का निकालते हैं। ओबी का वैल्यू क्या करते हैं, पहले ये आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो 18 इंटू यहाँ से टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, कितना होगा 25 प्लस यहाँ तक आ गए, इसके बाद 4.66 प्लस इसके बाद 10 मीटर प्लस 10, इतना आ गया। फिर प्लस करेंगे, आपका एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो 1/2 बेस कितना है इसका 15.1, हाइट कितना है इसका, ये टोटल हाइट कितना है 18 मीटर का। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आएगा आपका 849.8 मीटर क्यूब। मतलब आपका ओबी का वैल्यू कितना आया 849.8 मीटर क्यूब। अब पोल का निकालते हैं, पोल का कितना है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। रेक्टेंगल कितना बन रहा है 25 इंटू 10, रेक्टेंगल का आ गया प्लस 1/2 इंटू बेस कितना है 4.66, ये वाला आपका बेस हुआ, और हाइट कितना है 10 मीटर का। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका सॉरी, आप पोल में आपका डेंसिटी का मल्टीप्लाई, सॉरी इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं डेंसिटी का 1.6 से, तभी आपका टन में आएगा, तो आएगा आपका 437.28। अब देखिए ऊपर में क्या रखना है, मेरे को भी रखना है, तो 849.8 डिवाइड बाई 437.28, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.94 मीटर क्यूब पर टन। मतलब इसका क्या होता है, 1 टन कोयला मेरे को निकालना है, तो उसके लिए मेरे को 1.94 मीटर क्यूब वो भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 52 समझ में आया, कोई डाउट किसी को। एंगल 65 है, यहाँ पे पहला 65 है, दूसरा है 50 डिग्री। इसमें किसी को डाउट, स्टीपिंग रेशियो वाले क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो ध्यान, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है।
तो आपके पास बेसिक अप्रोच पता है। तो किसी को डाउट हो तो बताइए, किसी को डाउट है? चलिए फिर क्लास कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।